बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम ओ लेवल अकाउंटिंग जिसका कोड है 7707 उसका मई जून 2019 का पेपर वन करेंगे। और पेपर वन आज जैसा कि आपको पता है कि MCQs मल्टीपल चॉइस से रिलेट करता है। इसका जो 2020 का जो समर और विंटर का MCQs का जो पेपर वन है वो अगर आप कराचीज एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर जाएं, उसकी प्लेलिस्ट में जाएं तो एक फ़ोल्डर है उसके अंदर आपको मिल जाएगा। आज हम इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और 2019 का हम पेपर वन शुरू करते हैं करना और देखते हैं कि क्या है। क्वेश्चन नंबर वन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर वन कहता है विच टास्क इज़ अंडरटेकन बाय एन अकाउंटेंट, कि जो अकाउंटेंट है वो क्या काम करता है, उसका काम क्या है। ए चॉइस में कहता है एक्सट्रैक्टिंग अ ट्रायल बैलेंस, मेंटेनिंग अ पेटी कैश बुक, के क्या वो ट्रायल बैलेंस को एक्सट्रैक्ट करता है, ये उसका काम है। मेंटेन अ पेटी कैश बुक जो है वो बनाता है, ये उसका अकाउंटेंट का काम है। एंड प्रिपेयरिंग एन इनकम स्टेटमेंट, या इनकम स्टेटमेंट वो बनाता है, या राइटिंग अप कैश बुक, या फिर वो कैश बुक लिखता है। तो पेटी कैश बुक, ट्रायल बैलेंस। देखिए, इस सवाल को समझने के लिए MCQs के जितने भी सवाल आते हैं इसके साथ प्रॉब्लम ये होती है कि ये जो चॉइसेस हैं वो काफ़ी करीब करीब होती हैं, और अगर आपके कंसेप्ट जो है वो अच्छे नहीं हैं और आप ने ढंग से अगर चीज़ों को नहीं समझाया है तो फिर देयर इज़ स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी कि आप जो है वो इनकरेक्ट चॉइस को जो है वो टिक कर देंगे। अब जैसे ये वाला सवाल है, इसके अंदर दो कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। एक कंसेप्ट तो ये है कि क्या डू यू नो द डिफरेंस बिटवीन अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग, के अकाउंटिंग और बुक कीपिंग का फ़र्क आपको पता है। अगर ये फ़र्क पता है तो अकाउंटेंट और बुक कीपर जो है उसका डिफरेंस भी फिर क्लियर हो जाएगा। तो देखें, अकाउंटिंग जो है उसके अंदर एक ब्रॉडर टर्म है अकाउंटिंग। अगर आप मेरे प्रीवियस लेक्चर्स देखें तो बहुत डिटेल से मैंने ये बातें बताई हैं। मैं रिपीट कर देता हूँ दोबारा इस क्वेश्चन के लिए जो बच्चे नए देख रहे हैं कि अकाउंटिंग जो है वो एक ब्रॉडर टर्म है, उसके अंदर रिकॉर्डिंग है। रिकॉर्डिंग के बाद में आप रिकॉर्डिंग कर लेते हैं, फिर रिज़ल्ट्स को समराइज़ करते हैं, समराइज़ करने के बाद में फिर कम्युनिकेट करते हैं कि बिज़नेस के रिज़ल्ट्स को, कि बिज़नेस जो है वो ओवरऑल कैसा चल रहा है और कहाँ जा रहा है। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं वो अकाउंटिंग के अंदर आती हैं कि डे वन के जितनी भी ट्रांजेक्शन हो रही हैं उनकी रिकॉर्डिंग से ले के इनकम स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, के बिज़नेस जा किधर रहा है, प्रॉफिट कमा रहा है या लॉस कमा रहा है, एसेट्स की पोजीशन क्या है, इक्विटीज़ की पोजीशन क्या है, और फिर वे फॉरवर्ड कि आपको डिसाइड क्या करना है। तो ये सारी जो कम्युनिकेशन है ये अकाउंटिंग के अंदर आती है। वेयरएज़ जबकि अगर हम बुक कीपिंग की बात करें तो बुक कीपिंग जो है वो रिकॉर्डिंग तक लिमिटेड है। और रिकॉर्डिंग के अंदर भी क्या होता है कि जर्नल एंट्रीज़ आपकी हो गई, लेजर पोस्टिंग, ट्रायल बैलेंस, और इसके बीच में जो बुक ऑफ प्राइमरी एंट्रीज़ जो बनती हैं, जैसे आप कह लें कैश बुक हो गई, स्पेशल जर्नल्स हो गए, ये तमाम की तमाम जो है वो रिकॉर्डिंग है कि डे इन डे आउट जो कुछ भी आपके बिज़नेस में आप काम कर रहे हैं वो सब रिकॉर्ड हो रहा होता है। तो यहाँ तीन चीज़ें देखें, ट्रायल बैलेंस हो गया और उसके अलावा कैश बुक हो गई और पेटी कैश बुक हो गई। ये तीनों जो है ये असल में बुक कीपिंग के अंदर आती हैं तीनों चीज़ें। अकाउंटेंट का काम बुक कीपिंग से फिर आगे जाके शुरू होता है, लाइक इनकम स्टेटमेंट बनाना, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशंस हैं, एडजस्टिंग एंट्रीज़ हो गई, या डिफरेंट किस्म की रिपोर्ट्स जो बिज़नेस को चाहिए होती हैं। तो ये तीन आपकी इनकरेक्ट चॉइस हैं। जो राइट चॉइस है वो चॉइस नंबर सी है आपकी। तो क्वेश्चन नंबर वन के अंदर जो राइट चॉइस है वो सी जो आपने देखा। और ये सी क्यों है ये आपकी समझ में आ गया होगा, बिकॉज आपकी समझ में आया कि बुक कीपिंग और अकाउंटिंग के अंदर डिफरेंस क्या है। तो ये मेरे प्रीवियस लेक्चर्स देखें, उसके अंदर बहुत डिटेल्ड से मैंने ये समझाया है। वो भी वहाँ से आपको अगर कोई कंसेप्ट आपका क्लियर नहीं है तो फर्दर वहाँ से क्लैरिफाई हो जाएगा। हम क्वेश्चन नंबर टू पर आते हैं। व्हाट आर एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग ICT? ICT का मकसद है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। जब हम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट द कंप्यूटर, वी आर टॉकिंग अबाउट द ERP, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, जो अकाउंटिंग के सॉफ्टवेयर होते हैं जिसके अंदर पूरी की पूरी अकाउंटिंग, क्योंकि अब लेटेस्ट जब से ये टेक्नोलॉजी का दौर शुरू हुआ है तो ये कहता क्या है कि एडवांटेजेस क्या है इन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग, के बुक कीपिंग और अकाउंटिंग के अंदर क्या क्या एडवांटेजेस हैं। तो देखिए, एडवांटेजेस बहुत सारे हैं, क्योंकि मैनुअली तौर पे अगर आप किसी चीज़ को बना रहे हैं तो वो तो एक बहुत लंबा अरसा लगेगा। एक ज़माने के अंदर जब ये मैनुअल रजिस्टर बनते थे
तो इतने बड़े बड़े रजिस्टर बना करते थे, उसके ऊपर रिकॉर्डिंग, फिर उसको रिकंसाइल कर रहे हैं, तो टाइम कंज्यूमिंग बहुत था ये सारा काम। आज के दौर पे आसान है कि इनवाइस जो है वो भी कंप्यूटर से निकल रही है, आप इनवाइस की पोस्टिंग करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली तौर पे जो है वो अपडेट हो जाता है। अगर आपने एंट्रीज़ करी है तो लेजर खुद बन जाएगा, लेजर से फिर ट्रायल बैलेंस बन जाएगा, इवन स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन और इनकम स्टेटमेंट, ये भी पूरे पूरे रिज़ल्ट जो है वो आपका जो ईआरपी का जो मॉड्यूल्स होते हैं डिफरेंट किस्म के, वो फिर निकाल कर दे रहे होते हैं। तो उसमें मैनुअली फिर आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो आज के दौर में अगर हम इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की बात करें तो ये तमाम काम पॉसिबल हैं। देखते हैं ये क्या कहता है। कहता है अकाउंट्स आर इंस्टेंटली अपडेटेड, के अकाउंट्स जो है फौरी तौर पे अपडेटेड हो जाते हैं। एंड न्यू बैलेंस कैलकुलेटेड आफ्टर ईच एंट्री। जैसा कि मैंने बताया कि जैसे ही आप एंट्री पोस्टिंग करेंगे तो फौरी तौर पे बैलेंस आपका अपडेट हो जाएगा। अगर कोई स्टोर के अंदर कोई माल आया है, कोई भी मटेरियल आपने ख़रीदा है और स्टोर वाला उसको बैठ के जैसे ही वो एंट्री पास करके रिकॉर्डिंग करेगा, वैसे ही फिर इन्वेंट्री मॉड्यूल के अंदर इन्वेंट्री का बैलेंस अपडेट हो जाएगा और आपको पता चल जाएगा कि टोटल इन्वेंट्री अब आपके पास कितनी बढ़ी हुई है। तो ये हो गया। उसके बाद देखें एक्यूरेसीज इंक्रीज। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ इसकी। जब आप कोई पीआईए के अंदर जाते हैं और कोई टिकट अगर आपको अपनी बुक करानी है तो वो क्या करता है, वो बैठ के जब आप टिकट के अंदर देखता है कि सीट्स अवेलेबल है या नहीं है, तो डिफरेंट लोग डिफरेंट प्लेसेस के ऊपर ये बुकिंग कर रहे होते हैं, वो सब अपडेट करते हैं। और सिस्टम क्या करता है, सिस्टम इसको फौरी तौर पे अपडेट करके ये बताता है कि अवेलेबल सीट्स हैं या नहीं है। मैं अगर कराची के अंदर बुकिंग कर रहा हूँ, कोई इस्लामाबाद में बैठ के बुकिंग कर रहा है, तो जब भी बुकिंग होगी तो लेटेस्ट अपडेट उस जहाज़ पे सीट खाली है या नहीं है वो फौरी तौर पे अपडेट हो जाएगा। और ये सारे का सारा इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की वजह से हुआ है। और टिकट का मकसद है कि फिर आप रेवेन्यू बुक कर रहे हैं कि टिकट बिकेगा आपका तो रेवेन्यू जनरेट होगा, और ये सब यहीं से अकाउंटिंग पूरी की पूरी शुरू होती है। तो हम बात करते हैं अकाउंट्स आर इंस्टेंटली अपडेटेड। बिल्कुल इंस्टेंटली अपडेटेड हो जाते हैं, ये बिल्कुल सही बात है। और न्यू बैलेंस कैलकुलेट हो जाता है। एक्यूरेसी इज इंक्रीज एज एंट्रीज ओनली नीड टू बी इनपुट वंस। एक्यूरेसी बहुत इंक्रीज़ हो जाती है अगर ह्यूमन एलिमेंट है कि आप खुद एंट्रीज़ को रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो देयर आर चांसेस। ये मशीन है, इसके अंदर इनपुट अगर आपने सही कर दी तो फिर एक्यूरेसी का कोई किसी किस्म का ख़तरा ही नहीं है। तो बिल्कुल ये वाली बात भी सही है कि एक्यूरेसी इज़ इंक्रीज बढ़ जाती है। डॉक्यूमेंट सच इज़ इनवाइसेस कैन बी प्रोड्यूस क्विकली एंड एक्यूरेटली। कि जब इनवाइसेस जो होती हैं, जो माल बेच रहे हैं, जैसे कि मैंने टिकट की आपको एग्जांपल दी, रेवेन्यू है, या आप जो अपने इर्द गिर्द देख रहे हैं कि कोका कोला की बोतलें आप पी रहे हैं, पेप्सी आप पी रहे होते हैं, तो ये सब इनवाइस है। इवन अगर आप शॉपिंग सेंटर के अंदर जाते हैं, जब चेकआउट आप कर रहे होते हैं, तो वहाँ जो पेमेंट हो रही होती है काउंटर के ऊपर, वो पूरा एक बिल निकाल कर आपको देता है। दोबारा आप जाएँ तो आपका बिल वहाँ पर सेफ होता है, कोड होता है कोर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये तमाम चीज़ें क्या होंगी कि इनवाइसेस जो हैं वो भी अब प्रोड्यूस हो जाएंगी क्विकली एंड एक्यूरेटली। तो ये तीनों की तीनों चीज़ें जो आपको नज़र आ रही हैं, ये तीनों एडवांटेजेस हैं। किस चीज़ के एडवांटेजेस हैं? इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के। तो हम बात करते हैं 1 और 2 ओनली, ये इनकरेक्ट है। 1 ओनली, ये भी इनकरेक्ट है। 1, 2 और 3, यस एग्जैक्टली, ये तीनों एडवांटेजेस हैं आपके किस चीज़ के? इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के। तो डी चॉइस भी इनकरेक्ट है। आपकी सही चॉइस इस वाले सवाल के अंदर, क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर जो है वो क्या है? वो सी आपकी चॉइस है। तो ये वाला पार्ट आपका सही हो गया। नंबर 3 आते हैं, विच डज नॉट रिड्यूस द ऑनर्स कैपिटल। कि कौन सी चीज़ ऐसी है जो ऑनर्स कैपिटल को रिड्यूस नहीं करती है? तो बिजनेस एक्सपेंसेस पेड यूजिंग ए पर्सनल चेक, के बिजनेस एक्सपेंसेस जो है उसकी पेमेंट कर दी यूजिंग ए पर्सनल चेक, अपने ज़ाती अकाउंट से बिज़नेस के खर्चे ऑनर ने पे कर दिए। एंट्री क्या पास होगी? एक्सपेंसेस को डेबिट कर देंगे और कैपिटल जो है वो क्रेडिट हो जाएगा। तो कैपिटल रिड्यूस नहीं हुआ, बल्कि कैपिटल देखें क्रेडिट हो रहा है, क्योंकि इसका पैसा इंजेक्ट हो गया एक तरीके से ना ऑनर का। तो कैपिटल को क्रेडिट करने का मकसद है, यही कहता है कि ऑनर्स इक्विटी रिड्यूस कौन सी चीज़ कर रही है? तो ये तो रिड्यूस नहीं कर रही है। कैश विड्रॉन फ्रॉम द बिजनेस बैंक अकाउंट फॉर पर्सनल यूज़, ज़ाती इस्तेमाल के लिए निकाला। आपकी पता है एंट्री क्या पास होती है? ड्राइंग डेबिट करते हैं और बैंक को क्रेडिट। अब ड्राइंग क्या करेगी? ऑनर्स इक्विटी को आपको पता है रिड्यूस करती है। जो उसने पैसा लगाया था उसमें से ये पैसा निकाल लिया उसने, कैपिटल को कम करेगा। तो ये इनकरेक्ट चॉइस है। गुड्स टेकन फ्रॉम इन्वेंट्री फॉर पर्सनल यूज़,
ज़ाती इस्तेमाल के लिए गुड्स निकाली तो अगेन फिर ड्राइंग आ जाएगी, ड्राइंग को डेबिट कर देंगे, परचेजेस को क्रेडिट कर देंगे। तो ड्राइंग डेबिट करने का मकसद है कि ऑनर्स इक्विटी रिड्यूस हो रही है, तो ये चॉइस भी इनकरेक्ट हो गई। पर्सनल एक्सपेंसेस पेड यूजिंग बिजनेस कैश, कि बिजनेस का कैश जो है वो इस्तेमाल किया पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए, अगेन ड्राइंग। जितने ज़ाती इस्तेमाल के लिए चीज़ें हैं वो सब ड्राइंग में चली जाएंगी। बैंक क्रेडिट, तो ये भी इनकरेक्ट चॉइस है। आपकी जो करेक्ट चॉइस है वो चॉइस ए है, क्योंकि उसके अंदर बिजनेस एक्सपेंसेस पेड डायरेक्ट इसने पे कर दी है अपने पर्सनल एक्सपेंस, पर्सनल चेक से। तो एक्सपेंसेस को डेबिट करके आप कैपिटल को क्रेडिट करेंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 जैसा कि आपने देखा कि इसकी जो ए चॉइस है वो करेक्ट है आपके पास। हम आगे आते हैं। स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट issued to a customer on 31st March 2019 showed the following information। कि स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट का मकसद समझ रहे हैं कि हमारा कोई कस्टमर है, उसको हमने ये स्टेटमेंट हर महीने हम देते हैं और उसके अकाउंट की पोजीशन उसको बताते हैं कि भाई ये तुम्हारा अकाउंट है, इतने पैसे तुम्हें देने हैं। और इसी तरीके से देखें इसको जब हमने स्टेटमेंट भेजा तो उसमें इनवाइस थी $250 की। क्रेडिट नोट अगर कभी भी किसी कस्टमर को आप देंगे तो क्रेडिट नोट का मकसद क्या हुआ कि ट्रेड रिसीवेबल आपने सेल्स रिटर्न को डेबिट कर देंगे कि माल जो है वापस आएगा, सेल्स रिटर्न डेबिट, और ट्रेड रिसीवेबल क्रेडिट। तो ट्रेड रिसीवेबल को क्रेडिट किया है आपने $10 से, और यही ट्रेड रिसीवेबल क्योंकि क्रेडिट करते हैं डैमेज माल या माल आपके कस्टमर ने वापस कर दिया, तो आप क्योंकि उसके अकाउंट को क्रेडिट करते हैं तो जो नोट इशू करते हैं उसे कहते हैं क्रेडिट नोट। ये आपने इशू कर दिया, तो इसका मकसद है कि टोटल अमाउंट जो आपको कलेक्ट करना है इस कस्टमर से 250 माइनस 10 $240 जो है आपको रिसीव करने हैं। आगे कहता है कैश डिस्काउंट 5% इफ़ पेमेंट मेड विद इन 14 डेज ऑफ डेट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। कि स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट जिस डेट को इशू हो रहा है अगर उसके 14 डेज़ के अंदर ये पेमेंट कर देता है तो फिर इसको कितने % डिस्काउंट मिलेगा? 5% डिस्काउंट मिलेगा। द कस्टमर मेड पेमेंट ऑन 12 अप्रैल 2019। कि कस्टमर ने 12 अप्रैल 2019 को पेमेंट कर दी। ये स्टेटमेंट हमने कब इशू किया है ये आप देख लें, 31 मार्च 2019। 12 दिन के अंदर पेमेंट कर दी। उसने कहा था 14 डेज़ के अंदर पेमेंट करेंगे तो 5% डिस्काउंट मिलेगा। अमाउंट कितना है? अमाउंट अब $240 है आपके पास, और $240 का जब आप 5% निकालेंगे तो $240 का अगर आप 5% निकालें तो कितना बनेगा आपके पास? आप इसको चेक कर लें। यहाँ पे हम ले आते हैं कैलकुलेटर को। कैलकुलेटर हमारा बताता है हमें कि $240 इसका 5% निकाल लें, इसका 5% 12 बनता है। तो इस 12 का मकसद आप समझ रहे हैं क्या होता है? 240 12, तो 240 में से 12 को माइनस कर दें तो 228 बचते हैं। तो ये जो 228 हैं आप देखें 228 कहाँ आ रहा है? 4 के अंदर अगर आप आएँ तो देखें ये 228 आ रहा है। हाउ मच डिड द कस्टमर पे? कस्टमर ने कितनी रकम पे करी? तो ये आपने निकाला है यहाँ से $228। कैसे निकाला आपने? दो तीन किस्म के कंसेप्ट हैं। एक तो आपको पता होना चाहिए कि अगर क्रेडिट नोट दिया हुआ है तो क्रेडिट नोट का मकसद है कि ट्रेड रिसीवेबल को क्रेडिट करते हैं, जो बेचा हुआ माल है वो वापस आ रहा है। तो ट्रेड इनवाइस का मकसद है ट्रेड रिसीवेबल, कि आपको ये पैसा लेना है। तो $250 लेने थे, $10 का क्रेडिट नोट हो गया, ये बेचा हुआ माल वापस आ गया, तो एक्चुअली आपको $240 जो है वो लेने हैं कस्टमर से। उसके साथ एक कैश डिस्काउंट भी है। अगर वो 14 डेज़ में पेमेंट कर देता है तो 14 डेज़ के बजाय उसने 12 डेज़ के 12 डेज़ के अंदर पेमेंट कर दी, तो आपने जो अमाउंट था 240 इसका 5% निकाला, वो $12 बनता है। $12 बनने के बाद में आपने क्या करा? ये इसमें से जब आपने माइनस कर दिया तो माइनस करके आपके पास $228 आता है, और देखें $228 जो है यहाँ पर दिया हुआ है। तो इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 आपने करा और 4 आपने देखा कि कैसे हुआ, इसकी राइट चॉइस आपने देखी। आगे कहता है ताहिर परचेजेस गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम यास्मीन। कि ताहिर ने गुड्स खरीदी यास्मीन से उधार। हाउ डिड यास्मीन रिकॉर्ड दिस? के यास्मीन जो है वो किस तरीके से इसको रिकॉर्ड करेगी? तो ताहिर ने माल ख़रीदा है यास्मीन से, तो फिर हम तो बात कर रहा हो कि यास्मीन रिकॉर्डिंग कैसे करेगा, तो करेगी। तो यास्मीन किस तरीके से रिकॉर्डिंग करेगी? ताहिर ने माल ख़रीदा तो यास्मीन ने इसका मकसद है माल बेचा।
और यास्मीन जब माल बेचेगी उसको, तो वो क्या एंट्री पास करेगी, ट्रेड रिसीवेबल को डेबिट करके सेल्स को क्रेडिट करेगी। और ट्रेड रिसीवेबल कहाँ रिकॉर्ड होता है, इसको कहते हैं सेल्स जर्नल। यानी जितनी भी क्रेडिट सेल्स होगी बुक ऑफ प्राइम एंट्री जो है उसके अंदर रिकॉर्ड होगा, इसको सेल्स जर्नल कहते हैं। कि जितनी भी क्रेडिट सेल्स है वो सारी सेल्स जर्नल में रिकॉर्ड होती है। तो अगर हम पाँचवें की बात करें तो एंट्री क्या होगी, ट्रेड रिसीवेबल ताहिर का डेबिट कर देंगे और सेल्स को क्रेडिट। देखें अकाउंट डेबिट कौन सा होगा, ताहिर का अकाउंट डेबिट होगा और सेल्स क्रेडिट हो जाएगी और सेल्स जर्नल के अंदर रिकॉर्डिंग होगी। तो चॉइस डी जो है वो आपकी करेक्ट चॉइस है, क्योंकि ए में तो वो स्टार्ट परचेज जर्नल से कह रहा है, परचेज जर्नल बिल्कुल गलत है, क्योंकि यास्मीन की किताबों में रिकॉर्डिंग क्या होगी, ताहिर ने माल ख़रीदा है, यास्मीन ने माल बेचा है। ये आप जहन के अंदर रखिएगा, ये ट्रिकी पार्ट है जिसमें अक्सर बच्चे गलती करते हैं। आप ये बड़े ध्यान से पढ़ें कि एक्चुअली किसके आप अकाउंटेंट हैं, किसकी किताबों में आपको रिकॉर्डिंग करनी है। तो ताहिर ने माल ख़रीदा है, इसका मकसद है यास्मीन से माल ख़रीदा, तो फिर यास्मीन ने माल बेचा। और पूछता वो ये है कि यास्मीन की किताबों में एंट्री कैसे होगी, तो वो तो फिर ये हो जाएगा कि ताहिर को डेबिट करेंगे, सेल्स को क्रेडिट करेंगे, और जितनी भी क्रेडिट सेल्स होती है वो सेल्स जर्नल में रिकॉर्ड होती है, इसलिए हमारी डी चॉइस सही है। हालांकि देखिए सी के अंदर भी सेल्स जर्नल लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ सेल्स को डेबिट कर रहा है जो इनकरेक्ट है, इसलिए ये तीनों चॉइसेस जो हैं वो इनकरेक्ट हो गई और डी चॉइस जो है वो आपकी करेक्ट हो गई, क्योंकि आपको एंट्री भी पता है, आपको कंसेप्ट भी पता है कि जितनी भी क्रेडिट सेल्स होती है वो सारी सेल्स जर्नल में रिकॉर्ड होती है, ट्रेड रिसीवेबल डेबिट और सेल्स क्रेडिट। 6 में आए, 6 में कहता है सूजी ओड $200 फॉर गुड्स सप्लाइड बाय मैंडी, के सूजी जो है उसको पेमेंट करनी थी $200 की फॉर गुड्स सप्लाइड बाय मैंडी। मैंडी ने जो माल उसको सप्लाई किया था उसकी पेमेंट करनी है सूजी को। सूजी पेड द अमाउंट ओइंग बाय चेक, कि सूजी ने जो अमाउंट था वो पे कर दिया आफ्टर डिडक्टिंग अ कैश डिस्काउंट ऑफ $10। $10 की कैश डिस्काउंट करने के बाद, इसका मकसद है 200 में से कैश 10 को माइनस कर दें, तो $190 की इसने पेमेंट करी, क्योंकि कैश देखें ये $10 का कैश डिस्काउंट। विच एंट्रीज वुड सूजी मैक इन मैंडीज अकाउंट टू रिकॉर्ड दिस ट्रांजेक्शन, के कौन सी एंट्रीज़ जो हैं वो सूजी बनाएगी मैंडी के अकाउंट में टू रिकॉर्ड दिस ट्रांजेक्शन। तो मैंडी का अकाउंट जब सूजी बनाएगी तो किस तरीके से होगा, देखें ये मैंडी का अकाउंट, मैंडी हमारा सप्लायर है, आप जहन में रखिएगा ये बात आप, और सूजी जो है वो बेसिकली अब हम सूजी के अकाउंटेंट हैं, और सूजी के अकाउंटेंट होने का मकसद है कि हम मैंडी से माल ख़रीदते हैं। मैंडी हमारा सप्लायर है, सप्लायर का ट्रेड पेएबल होता है, याद रखिएगा। हमने जब अगर पेमेंट करी तो हम पेमेंट के वक्त क्या एंट्री पास करेंगे, हम पेमेंट के वक्त ये एंट्री पास करेंगे कि ट्रेड पेएबल को डेबिट करेंगे मैंडी, और बैंक को क्रेडिट करेंगे, और डिस्काउंट रिसीव्ड को क्रेडिट करेंगे। तो बैंक जो है $190 से $10 का हमें डिस्काउंट मिल गया, और मैंडी के अकाउंट को हम डेबिट करेंगे $200 से। तो पहले तो कितना है क्रेडिट एंट्रीज नहीं, मैंडी का अकाउंट क्रेडिट नहीं होगा, ये इनकरेक्ट है, ये क्रेडिट नहीं होगा, इनकरेक्ट है। डेबिट बिल्कुल सही कहता है कि डेबिट एंट्रीज़ होंगी। 6 की अगर हम बात करें तो डेबिट बिल्कुल मैंडी के अकाउंट को हम डेबिट करेंगे। डेबिट कितने से करेंगे, $190 से करेंगे बैंक की वजह से, और डिस्काउंट की वजह से $10 से करेंगे। तो सी चॉइस बिल्कुल सही है कि मैंडी का अकाउंट डेबिट हो जाएगा। और किन किन चीज़ों की वजह से डेबिट होगा, बैंक की वजह से, क्योंकि देखें हमने पेमेंट कर दी मैंडी को, और $10 का हमें डिस्काउंट मिला, तो डिस्काउंट $10 का। ये जो डी पार्ट है इसमें भी कहता है कि डेबिट एंट्री, लेकिन बैंक $200 कह रहा है, तो ये इनकरेक्ट है। हमें पता है कि बैंक की जो पेमेंट करी है $200, बल्कि $200 जो है इसकी पेमेंट करनी थी, लेकिन क्योंकि कैश डिस्काउंट आपको $10 का मिल गया तो $190 की एक्चुअली आपने पेमेंट की है। तो 6 आपने देखा कि 6 के अंदर सी चॉइस आपकी करेक्ट है। 7 के अंदर आते हैं। 7 कहता है द फॉलोइंग अकाउंट अपीयर्ड इन द लेजर ऑफ चन, के चन की किताबों के अंदर ये चीज़ें नज़र आ रही हैं। लेजर के अंदर चन के वो कैसे नज़र आ रहे हैं, चन के लेजर में नज़र आ रहा है फू का अकाउंट है, और फू का अकाउंट के अंदर क्या कहता है, सबसे पहले कहता है बैलेंस बीडी। क्रेडिट साइड पर अगर हम चन का अकाउंटेंट हूँ, मैंने आपको पहले भी बताया है कि जिसका भी आप सवाल किया करें, अब अपने आप को एज्यूम करा करें कि आप उसके अकाउंटेंट हैं,
तो अगर मैं चंद की किताबों के अंदर फू के अकाउंटेंट को देख रहा हूँ, इसका मकसद है कि मैं चंद का अकाउंटेंट हूँ और फू को मुझे ये पेमेंट करनी है। देख रहे हैं क्रेडिट साइड के ऊपर बैलेंस BD आ रहा है और देखें नीचे लिख भी रहा है कि परचेजेस की वजह से मैंने माल ख़रीदा तो मैंने परचेजेस को डेबिट किया और फू के अकाउंट को क्रेडिट किया $250 से। फिर मैंने पेमेंट करी फू को $100 की और उसके बाद बैलेंस CD का मकसद है कि $250 जो है मुझे पे करना है। किसको पे करना है? चंद को पे करना है, फू को। कहता है विच स्टेटमेंट इज़ करेक्ट, ये बताएं कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। ऑन 1 मार्च चंद वाज ओड $100 बाय फू, के चंद जो है फू उसको पेमेंट करेगा। हालांकि देखें है तो सही, 1 मार्च को $100 का बैलेंस है तो सही, लेकिन ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है क्योंकि फू जो है वो पेमेंट नहीं करेगा बल्कि फू को चंद को पे करनी है, क्योंकि फू से हमने माल ख़रीदा है। ये आप देख रहे होंगे ये परचेजेस लिखी हुई नज़र आ रही है कि फू जो है एक्चुअली हमारा सप्लायर है। तो ये जो लिखा हुआ है स्टेटमेंट ये इनकरेक्ट है। ये तो ये बताता है कि फू को पेमेंट करनी है चंद को, तो ये इनकरेक्ट हो गया। ऑन 12 मार्च फू परचेजेस गुड्स $250 फ्रॉम चंद, ये तो बिल्कुल ही गलत है क्योंकि फू ने कोई माल नहीं ख़रीदा है, एक्चुअली चंद ने माल ख़रीदा है, तो ये भी इनकरेक्ट हो गया। ऑन 28 मार्च चंद पेड फू $100 बाय चेक, के 28 मार्च को चंद ने पेमेंट कर दी फू को $100 की। बिल्कुल सही है। देखें अब 28 मार्च को चंद ने फू को पेमेंट करी है, कितने डॉलर की करी है? बैंक, और एंट्री क्या पास करी कि फू के अकाउंट को डेबिट किया और बैंक को क्रेडिट किया, तो ये स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। ऑन 31 मार्च फू ओड चंद $250 के फू जो है उसको पेमेंट करनी है चंद को, ये बिल्कुल इनकरेक्ट है क्योंकि एक्चुअली चंद जो है, हम चंद के अकाउंटेंट हैं और हमने माल ख़रीदा है तो हमें पेमेंट करनी है फू को, तो स्टेटमेंट C जो है वो करेक्ट आंसर है हमारा। इसलिए करेक्ट आंसर है कि 28 मार्च को चंद ने पे करे फू को $100, ये आप देख रहे होंगे यहाँ पे। तो 7 की जो है वो C चॉइस हुई, और C चॉइस ये आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि आप किसके अकाउंटेंट हैं, किसकी किताबों में किसका अकाउंट बन रहा है। जो कुछ लेजर के अंदर लिखा हुआ है इसका आपको समझ आना चाहिए कि क्रेडिट साइड पर बैलेंस BD लिखने का मकसद है कि ये पेमेंट हमें करनी है, क्रेडिट साइड है, ये परचेजेस की वजह से हम इसके अकाउंट को क्रेडिट कर रहे हैं, ये पेमेंट की वजह से हम कर रहे हैं। तो अगर ये कंसेप्ट हमारे सही है तो फिर इसके अंदर आसानी होगी। और हमारी जैसे अभी हमने सही चॉइस जो है हमने करेक्ट C जो थी इसके अंदर थी। क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं। अ ट्रायल बैलेंस इज़ ए लिस्टिंग ऑफ विच बैलेंसेस, के ट्रायल बैलेंस जो बनता है आपको पता है सबसे पहले जर्नल, आपके पास जर्नल बन जाता है कि आप उसमें जो भी ट्रांजेक्शन हो रही होती हैं जर्नल में उसको आप रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। फिर उसके बाद में उसकी लेजर बन जाता है, लेजर पोस्टिंग आप करते हैं और वहाँ से बैलेंसेस उठा के आप ट्रायल बैलेंसेस लेकर आते हैं, और लेजर के जो एंडिंग बैलेंसेस होते हैं उनको आप उठाकर लेकर आते हैं। तो वो कहता ये है कि क्या ट्रायल बैलेंस के अंदर एसेट्स आते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। एसेट्स भी आते हैं, लाइबिलिटीज़ भी आती है, और ऑनर्स इक्विटी के जितने बैलेंसेस हैं वो सब आपको पता है लेजर से उठ के ट्रायल बैलेंस में आते हैं। क्लोजिंग बैलेंसेस ऑफ ऑल अकाउंट्स, अब ये जो क्लोजिंग बैलेंसेस ऑफ ऑल अकाउंट्स कह रहा है ये बिल्कुल सही बात है कि जितने भी अकाउंट्स हैं उनके क्लोजिंग बैलेंसेस जो है वो लेजर से उठ के कहाँ आते हैं? ट्रायल बैलेंस में आते हैं। तो B पार्ट सही है। C में कहता है लाइबिलिटीज़, ये इनकरेक्ट है क्योंकि बाकी ओपनिंग बैलेंस भी नहीं, उससे ये सारे के सारे बैलेंसेस उसके अंदर आते हैं, चाहे वो एसेट्स हों या लाइबिलिटीज़ हों, और ओपनिंग बैलेंसेस नहीं आते बल्कि एंडिंग बैलेंसेस आते हैं। तो ये 8 जो क्वेश्चन है इसका आपने देखा कि B पार्ट सही है। 9 के अंदर आते हैं। अ बिजनेस परचेस्ड अ मोटर व्हीकल $8,900, के एक बिजनेस ने मोटर व्हीकल खरीदी $8,900 की ऑन क्रेडिट, उधार पर, फ्रॉम AKS लिमिटेड से। द बुक कीपर मेड एन एरर ऑफ रिवर्सल व्हेन रिकॉर्डिंग दिस परचेजेस, के बुक कीपर जो था उसने गलती कर दी कि उसने रिवर्स कर दिया व्हेन रिकॉर्डिंग दिस परचेजेस, जब वो इस परचेजेस को रिकॉर्ड कर रहा था। व्हाट वाज द इनकरेक्ट डेबिट एंट्री ही मेड, ये बताएं कौन सी इनकरेक्ट डेबिट एंट्री, 4 चॉइसेस में से कौन सी इनकरेक्ट डेबिट एंट्री उसने की है। तो आप देखें कौन सी, एक तो अमाउंट देख लें $8,900 का है, और $8,900 से कौन से अकाउंट को, तो आपने क्या करा कि जब परचेजेस करते हैं तो उसकी एंट्री क्या पास करते हैं? परचेजेस को डेबिट करते हैं और AKS
इसको क्रेडिट करना चाहिए था हमें। ये सही एंट्री थी। हो क्या गया, बुक कीपर ने क्या करा, रिवर्स कर दी। रिवर्स करने का मकसद है उसने ए के एस अकाउंट को डेबिट कर दिया और परचेजेस को क्रेडिट कर दिया। तो अब देखते हैं यहाँ से, कहता है डेबिट व्हाट वाज द इनकरेक्ट डेबिट एंट्री। डेबिट एंट्री क्या गलत हुई है, क्रेडिट का नहीं पूछ रहा है, क्रेडिट तो फिर परचेजेस को हमने कराए, वो सिर्फ डेबिट की बात करता है। क्या कहता है कि क्या AKS को हमने डेबिट, AKS को डेबिट किया हमने $8,900 से, बिल्कुल यही करा है हमने, क्योंकि बुक कीपर ने AKS अकाउंट को डेबिट कर दिया, तो ए पार्ट सही है। बी भी चेक कर लेते हैं। AKS लिमिटेड को 9,800 से, तो ये तो इनकरेक्ट है, क्योंकि अमाउंट आप देख रहे हैं ऊपर 8,900 है। मोटर व्हीकल को डेबिट करा है, ये भी गलत है। मोटर व्हीकल को डेबिट किया, ये भी गलत है, क्योंकि मोटर व्हीकल पर के परचेजेस नहीं है, मैं यहाँ इनकरेक्ट था, परचेजेस के बजाय इसको लिखें परचेज है, बिजनेस परचेज है मोटर व्हीकल, तो मोटर व्हीकल को जो है उसने क्या करा, क्रेडिट कर दिया। इसी तरीके से इस परचेजेस की जगह मोटर व्हीकल को कर दें, तो मोटर व्हीकल को डेबिट करना था और AKS को क्रेडिट करना था। मिस्टेक क्या हुई कि AKS को डेबिट कर दिया और मोटर व्हीकल जो है इसको क्रेडिट कर दिया। और ये सिर्फ डेबिट एंट्री की बात कर रहा है, तो मोटर व्हीकल को डेबिट नहीं किया बल्कि मोटर व्हीकल को हमने क्रेडिट किया, देख रहे होंगे आप यहाँ पे। तो 9 जो क्वेश्चन है उसका ए पार्ट सही है, क्योंकि AKS लिमिटेड को हमने गलती से डेबिट कर दिया। तो करेक्ट एंट्री हमारे पास क्या थी, करेक्ट एंट्री हमें करनी चाहिए थी कि मोटर व्हीकल डेबिट और AKS को हमें क्रेडिट कर देना चाहिए था। हमसे गलती क्या हुई, हमसे गलती हुई कि हमने AKS को डेबिट कर दिया बुक कीपर ने और मोटर व्हीकल को क्रेडिट कर दिया। वो हमसे पूछता है इनकरेक्ट डेबिट एंट्री क्या हुई है, तो डेबिट एंट्री यही हुई है कि हमने AKS लिमिटेड को डेबिट कर दिया $8,900 से। तो ये 9 का ए पार्ट जो है आपका सही हुआ। 10 के अंदर आते हैं। अली इज़ फाइनेंशियल ईयर एंड्स ऑन 31 मार्च, कि अली का फाइनेंशियल ईयर एंड्स होता है 31 मार्च को। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 अली पेड वेजेस ऑफ 42,500। अली ने वेजेस पे करी $42,500 की। ऑन 31 मार्च 2019 1,400 वेजेस वर एक्रूड के 1,400 की वेजेस एक्रूड थी। एक्रूड समझ रहे हैं आप क्या, एक्रूड का मकसद है कि उन्होंने काम तो कर लिया लेकिन आपने अभी तक इसकी पेमेंट नहीं करी। तो जो पेमेंट जो करी है वो 42,500 की पेमेंट करी और एक्रूड जो है वो इतनी है। तो इन दोनों को आप प्लस कर दें। प्लस कैसे करेंगे, आप प्लस करें तो ये तो हो गया 42,500 और 1,400, इसको प्लस कर लें। 43,900 की टोटल वेजेस है। कहता है विच जर्नल एंट्री रिकॉर्ड्स द ट्रांसफ़र फ्रॉम द वेजेस अकाउंट टू द इनकम स्टेटमेंट ऑन 31 मार्च 2019 के 31 2019 को कितनी अमाउंट की एंट्री इनकम स्टेटमेंट में ट्रांसफ़र होगी। तो कितनी ट्रांसफ़र होगी आप देख लें। 43,900 अमाउंट बनता है, क्योंकि 42,500 की तो पेमेंट हो गई है और 1,400 का उन्होंने काम कर लिया, लेकिन इसकी पेमेंट आपने अभी तक नहीं करी। तो टोटल वेजेस जो है 43,900 है। बी पार्ट अगर आप देखें तो बी पार्ट के अंदर आपको नज़र आएगा कि इनकम स्टेटमेंट डेबिट और वेजेस क्रेडिट 43,900 से, कि ये वेजेस अकाउंट से उठ के इनकम स्टेटमेंट में 43,900 आएंगे। आल तो देखें डी के अंदर भी है, लेकिन ये वेजेस डेबिट कर रहा है जो गलत है, इनकरेक्ट है, क्योंकि एंट्री ये पास करेंगे कि वेजेस के लेजर से जब इनकम स्टेटमेंट में लेकर जाएंगे तो एंट्री क्या पास करेंगे, इनकम स्टेटमेंट डेबिट और वेजेस क्रेडिट, ताकि जो एक्सपेंस अकाउंट है वो क्लोज हो जाए और इसकी प्रॉपर रिकॉर्डिंग जो है इनकम स्टेटमेंट के अंदर हो जाए। तो क्वेश्चन नंबर 10 आपने देखा कि बी जो है वो राइट चॉइस है। हमने आज क्वेश्चन नंबर 10 तक ये कर लिए। इंशाल्लाह ताला हम यहाँ अपने लेक्चर को एंड करते हैं और इस लेक्चर का जो लेक्चर पार्ट 2 होगा उसमें इंशाल्लाह हम क्वेश्चन नंबर 11 से शुरू करेंगे। तो होप आपकी समझ में आया होगा। अगर कोई चीज़ समझ नहीं आई आपके और आपको लगता है कोई प्रॉब्लम है तो फिर कमेंट्स के अंदर लिखिएगा, और इंशाल्लाह ये नॉलेज जो हम स्प्रेड कर रहे हैं इसको हेल्प आउट करें हमारी, इसको अपने दोस्तों में, और वो तमाम लोग जो ओ लेवल की अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं उन तक फैलाएं, इसको उनको पहुंचाएं। तो होप आपकी समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग द वीडियो।
टेक केयर, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।